व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं हैंड ओवर गवर्नमेंट टू इंडी एंड एंजॉय फेस टू फेस चैनल से वीडियो रिजवान अहमद सर की। और थंबनेल में लिखा हुआ है मौका है मोदी जी इस्तीफा दो। तो क्यों लिखा है, देखते हैं पूरी वीडियो। चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? बहुत से लोग मुझे बधाई दे रहे हैं। अब ये बधाई का मौका तो नहीं है कि आपने जो विश्लेषण किया वो बाकी लोगों से हट कर था। मैंने देखो साथियों, कभी आज का जो ये वीडियो बनेगा ना, इसमें एक सिंगल कट भी नहीं होगा। अगर कोई गैप भी आएगा ना तो मैं अपने एडिटर को बोलूँगा कि वो भी ना काटना। तो मैं वो आदमी हूँ, आप लोगों को पता होगा, जिसने अब की बार 400 पार का, याद करिए, मैंने कभी नारा नहीं दिया। बीजेपी का मैं 295 प्लस माइनस 3-4% पर मैंने कहा था। मैं लोअर की तरफ हूँ, 295 प्लस माइनस 3-4%। मेरे आकलन से भी सीटें बहुत कम आईं। बाकी जो 15 वो हुए सर्वे हुए वहाँ तो वो बिल्कुल ही गलत साबित हो गए। जो 295 की इंडी अलायंस बात कर रहा था वो भी गलत साबित हो गए। पर मैं आप लोगों को इस बात के लिए आगाह कर रहा था। मैं पहला वो व्यक्ति था जिसने बीजेपी की 300 से कम सीट चुनाव शुरू होने से पहले लोअर एंड पर आप लोगों को बताई थी, और एंड तक मैं उसी पर रहा। अब मैं इस वाले वीडियो में बीच में एडिट करके कुछ नहीं दिखाऊंगा। कल के मैंने वीडियो में बोला था बीजेपी 272 260 भी जा सकती है, पर सरकार बनाने का मौका भाजपा को मिलेगा, कुछ सोच के बोला था। उसके बाद मैंने एक मीम भी शेयर किया था, बिकॉज मैं एक नेगेटिव स्लाइड देख रहा था। यस, वो इतनी नेगेटिव होगी ये मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन बाकी जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय देश के बड़े चैनल थे जो 350 बीजेपी 400 पार, आखिर तक मैं कहता रहा कि मैं उस चीज़ों से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, और कभी भी मैं बहाव के साथ बहने वाला आदमी नहीं हूँ। आई स्विम अगेंस्ट द स्ट्रीम। यहाँ तक की बात हो गई। अब इसके बाद मैंने आज से अभी 1 घंटा पहले एक रील डाली है इंस्टाग्राम पर, और यूट्यूब पर भी डाली है, आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं। 245 बीजेपी पहुंच रही है, बड़ी अच्छी बात है। 240 पर, और 295 एनडीए पहुंच रहा है, यानी लगभग 55 सांसद बीजेपी 2 प्लेस सेफ एनडीए के अपनी बैकअप में लेके चल रही है, क्योंकि बीजेपी सिंपल मेजॉरिटी से भी बहुत कम आ गई है। ठीक, क्या इन 55 सांसदों को नरेंद्र मोदी जी एडजस्ट कर सकते हैं? क्या उनकी ब्लैकमेलिंग ये एडजस्ट कर सकते हैं? इस 295 में टीडीपी भी है। टीडीपी की आप लोगों को एक बात बता दूं, और जेडीएस की भी एक बात बता दूं, कि इस कैंपेन के दौरान जेडीएस ने और टीडीपी ने बीजेपी से कह दिया था कि हमारा जो स्टेट इलेक्शंस हैं उसमें हमको मुस्लिम से भी वोट मिलता है। तो यहाँ पर आपकी जो कैंपेन होगी वो ज़्यादा हार्श नहीं होनी चाहिए। बात पकड़ के चलिएगा, चीज़ें जोड़ के समझा रहा हूँ। और आज एक बहुत बड़ी बात करूँगा और बहुत बड़ा फैसला आप लोगों को सुनाऊँगा। अच्छा लगे तो ठीक, बुरा लगे तो ठीक। तो भाई, क्या बीजेपी नरेंद्र मोदी 245 सांसद लेकर 295 में अपना जो उनका मैनिफेस्टो है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, यूनिफॉर्म सिविल कोड, फलाना कंट्रोल, ये वो, अग्निवीर, न्यू लॉ वगैरह वगैरह, क्या उसको निभा सकते हैं? या तो आप कहिए लोगों ने निभाया है तो ये भी निभा लेंगे, बहुत अच्छी बात है, ये भी मैं कह रहा हूँ। अटल बिहारी जी की तरह अगर इनको निभाना है कि उस 6 साल के बाद इतना बुरा हाल हुआ उस निभाने के चक्कर में कि अटल जी ने और आडवाणी जी ने अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के 370 को भी अलग कर दिया, राम मंदिर को भी अलग कर दिया था, यूसीसी को भी अलग कर दिया था जब अटल जी की एनडीए बनी थी। उसके बाद 2004 में सोनिया गांधी आ जाती हैं। सोनिया गांधी शायद मात्र 150 सांसद लेके आई थी। बीजेपी तो बहुत बड़ी पार्टी है कि पूरा विपक्ष मिलकर उसके कोई वोट डिवाइड ना हो, पूरी एक विशेष वर्ग कौम मिलकर जोर लगाकर बीजेपी लगभग 250 सीटों तक, 245 सीटों तक पहुंच गई। आप सोच सकते हैं कि बीजेपी का पावर क्या होगा। पूरी कौम, उन्होंने फाइनली, बीजेपी ने यह बता दिया ऑपोजिशन को कि पूरा गठबंधन कर सब कुछ, एक वोट भी डिवाइड ना कर पूरी कौम एक तरफा वोट डालकर भी तुम 272 नहीं पहुंच सकते।
और जो इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर रही है वो शायद 98, 99, 97, 96 कांग्रेस पार्टी बन के उभर रही है। इतने सब इंतजामात के बाद इस बात के लिए 2 टर्म पूरे होने के बाद तो भाजपा को बधाई है। और जैसा मैंने कल कहा था अपने विशेष भाइयों से कि भाई वोट डालकर तुमने देख लिया, अगर मोदी अपने पर आ जाए तो फिर शपथ मोदी ही लेगा, अगर अपने पर आ जाए, जो मैं नहीं चाहता। तो सोनिया गांधी ने, कांग्रेस ने जब 2004 में शपथ ली थी तो शायद इनके सिर्फ 150 सांसद थे। उसमें क्या हुआ 10 साल, ये भी आपने देख लिया। क्या बंदर बाट हुई, क्या छींचा लीदर हुई है कि 150 से कांग्रेस 42 सांसद पर 2014 में आ गई थी। अगर इस तरह से मोदी जी को सरकार चलानी है तो उन्हें आज लाख लाख बधाई कि नरेंद्र मोदी जी ने तीसरा टर्म अपना पूरा करेंगे और तीसरी बार शपथ लेंगे। विपक्ष की इतनी मुहिम के बाद, पदयात्राओं के बाद, भारत जोड़ो, 8,500 रुपए ठका ठकाएगा, ओबीसी को आरक्षण मिलेगा, दौलत लोगों की बांटी जाएगी, पूरी कौम एक तरफा, और उसके बावजूद भी शपथ नरेंद्र मोदी लेने जा रहा है। वो कद का आदमी है, वो कद का आदमी। नरेंद्र मोदी जी को बधाई। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ले ली 245 पर, तो कम से कम 55 सांसद तो इनके बाहर के होंगे। क्या नरेंद्र मोदी जी उनको झेल पाएंगे? और उसके साथ साथ क्या नरेंद्र मोदी जी 97 सीट्स वाली कांग्रेस और 35 सीट वाली सपा और 32 सीट वाली ममता को लोकसभा में झेल पाएंगे? हाँ, मेरा जवाब है झेल पाएंगे। बस वो मेरे भाई झेलना ही कहलाएगा, वो सरकार चलाना नहीं कमाएगा। गवर्नमेंट में पॉलिटिकल पॉलिसी पैरालिसिस होगा, जैसा 2000 स्पेशली 2008 से लेकर 2014 तक, 9 से लेकर 14 तक था। तो इस तरह अगर मोदी जी को सरकार चलानी है तो उनको लाख लाख बधाई है। अग्निवीर स्कीम वापस लेने के लिए तैयार हो जाएं, नए कानून वापस लेने के लिए तैयार हो जाएं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लागू करने पर तैयार हो जाएं, मथुरा ज्ञानवापी की बात करने को कर जाएं, कहो ऐसे हालात हो जाएं कि यूसीसी की बात करनी बंद कर दें, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करनी बंद कर दें, फलाना फलाना इतनी बातें फिर वो करनी बंद कर दें। ठीक, वो अगर ये सब बातें बंद करके सरकार चलाना चाहते हैं तो मैं अपनी बातें करना बंद नहीं करूंगा। ठीक, आप लोग फिर मुझसे बुरा ना मानिएगा, और बुरा मानिएगा तो मुझे अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे छोड़ के चले जाइए। नहीं, इन्होंने बहुत वैलिड, लेकिन मैं बीजेपी से कुछ नहीं लेता, मैं तो सत्य की बात करता हूं। बार बार बोला है, वो सत्य फिसल के जब मोदी जी की तरफ हो जाता है तो लोग समझते हैं मैं मोदी जी का वक्त हूं। ये सेंटेंस आज नहीं मार रहा हूं, ये मैं 100 बार बोल चुका हूं। तो भैया फिर अगर ऐसी सरकार चलेगी, मोदी जी अगर बंदर बाट कराने को तैयार हैं, तो इट विल बी द बिगिनिंग ऑफ द एंड। भाजपा का और मोदी जी का अंत की शुरुआत उस शपथ से होगी जो बंदर बाट के बाद नरेंद्र मोदी जी अपनी तीसरी शपथ लेंगे, और 29 आते आते सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। दी एंड, अंडरलाइन, फुल स्टॉप। क्योंकि बहुत सारे तो ऐसे भी आ गए ना अब। तो इसमें भाई मैं जो बोलूंगा वो सत्य बोलूंगा। मैं किसी के लिए रफू करने के लिए मेरा छोटा सा मंच नहीं बैठा है। मुझे भाई किसी से कोई लाभ नहीं हो रहा है, माँ कसम बाप कसम, मुझे किसी से कोई लाभ नहीं है। मैं अपने सिद्धांतों को, छोटे मोटे सिद्धांतों को, आपने प्यार दिया, आपने समर्थन दिया तो मिशन भारत चलाऊंगा। अगर क्षमता होगी अपने दम पर चलाऊंगा, नहीं होगी बंद कर दूंगा। अपनी लॉ देखूंगा, अपना काम देखूंगा, अपनी एग्रो फार्मिंग करूंगा, सरसों का तेल निकालूंगा, वो अपने क्षेत्र में बेचूंगा, और मेरी जिंदगी जितनी बची है वो चली निकल जाएगी। हाँ, अगर नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं संबोधित करते हुए, देश की जनता का शुक्रिया करते हुए, कि जो मैंने सपना भारत का देखा था 29 से 47 तक, जो मेरा मैनिफेस्टो था, जो मेरा एजेंडा था, इस जनादेश पर मैं उसे पूरा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने मन बनाया है मैं विपक्ष में बैठूंगा। तो रिजवान अहमद आज अनाउंस कर रहा है
कि मैं ऑफिशियली बीजेपी को मेल कर कर और अपने जो परिचित लोग हैं उनको मेल कर कर और अपने मॉडरेटर्स चैनल्स वालों को मेल कर कर मैसेज कर कर ये ऑफर देने जा रहा हूं कि मैं भी भाजपा के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए भाजपा का प्रवक्ता बनने को तैयार हूं। आज ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट सुन लीजिए। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जी विपक्ष में बैठने को तैयार होते हैं और जनता से कहते हैं जो 8,500 के लिए, रिजर्वेशन के लिए, एमएसपी के लिए, जातिवाद में फंस के, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी के विकास की पॉलिसी को या किसी चीज को धोखा दिया है, और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं भैया सरकार तुम ही बना लो, अब सरकार तुम ही बना लो, चंद्रबाबू जाता है तो जाए, नीतीश जाता है तो जाए, तुम बना लो, देश को दिखा देंगे कि उसने अपना वोट किसको दिया है। ये भी है, ये और जब है। इंडी अलायंस में बंदर बाट होगी, हाँ। जब लूट मचेगी, जब पॉलिसी एक पैरालिसिस होगा, यही समझ में नहीं आएगा इन्हें कि प्रधानमंत्री बनेगा कौन। और जुलाई से महिलाएं खड़ी होंगी कि लाओ हमारा 8,500, अगस्त से किसान खड़े होंगे कि लाओ हमारा एमएसपी, फिर वो अति पिछड़ा वर्ग खड़ा होगा कि करो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और अमीरों का लेके हमें दो। होने बेटा कुछ नहीं जा रहा, बंदर बात हो जाएगी। इंदिरा और मोरारजी का जमाना याद करो, बड़ी हाहाकार कर कर चुनाव जीत कर, ये तो सारी मेहनत कर कर पूरी कौम अपना ताकत झोंक कर आज खुश हो रहे हैं, और तब भी 2030-2032 पर आके हाँप गए हैं। तो मोदी जी कहें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी सरकार अब आप इन्हीं से बनवा लो। ये बगले झांकेंगे, एक मुहावरा है ना, बगले झांकना, यानी समझ में आना नहीं आना कि ये गेम क्या कर दिया। ये शेर छलांग लगाने से पहले 4 मीटर पहले क्यों से चला गया। हमने तो ये नहीं सोचा था, हमने तो सोचा था कि बंदर बाट की एनडीए की सरकार बनेगी और हम विपक्ष का रोल प्ले करेंगे और 29 आते आते हम अपने दम पर 300 पहुंच जाएंगे। यार मोदी ने तो गेम ही पलट दिया, उसने कहा 29 क्यों, तुम अभी सरकार चला लो। क्या ये सरकार चल पाएगी? पॉलिसी पैरालिसिस होगा भाई साहब, लोकतंत्र का चीरहरण हो जाएगा और चल अंदर। सही। एक बात तो साबित हो गई 2 कौड़ी के कि यार देश में डिक्टेटरशिप तो है ही नहीं। ईवीएम तो है, हुई नहीं। क्या कभी ऐसा सुना है कि डिक्टेटर चुनाव हार गया, ईवीएम भी ठीक हो गई, सब ठीक हो गया, वीवीपैट भी ठीक हो गई। अच्छा, तो भैया ये तो एक साबित कर दिया मोदी ने कि मैं डिक्टेटर नहीं था, मैं तो विपक्ष पे बैठने को तैयार हूं। और मौका इनको दे दे, एक मौका, 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर अगर तुमने इनको मौका दे दिया, 6 महीने से साल भर के अंदर मोदी की सरकार आ जाएगी भाई वापस। साहब, इस देश में फिर से लोकतंत्र के लिए लोकसभा का चुनाव होगा। और उससे पहले बता दूं, अगर नरेंद्र मोदी जी ने यह कह दिया कि मैं विपक्ष में बैठने को तैयार हूं, इनको इतने वोट मिल भाई जाएंगे साहब इनकी सरकार बनने तक की नौबत नहीं आएगी और 6 महीने राष्ट्रपति शासन लगने लगेगा। उसके बाद 6 महीने बाद फिर से लोकसभा चुनाव होगा और फिर नरेंद्र मोदी कहेंगे यार इन्हीं को 8,500 रुपए के लिए वोट दिए थे तुम, अबे हमने तश्तरी में इनको दे दिया मौका, खिलाओ चला दो सरकार। बहुत सही और बोला, इनकी औकात नहीं है कि अपना ये सरकार चलाए। आई ओपनर ये सरकार चलेगी, तेजस्वी का रेलवे मिनिस्टर लोग बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल नहीं। क्या ममता बनर्जी को होम मिनिस्टर बर्दाश्त? अरे उनको तुम इस दहलीज पर खींच के लाओ कि आओ बनो होम मिनिस्टर ममता बनर्जी, आओ बनो रेलवे मिनिस्टर, बहुत सही वीडियो, आओ बनो बेटा तुम फॉरेन मिनिस्टर, यही चीज आओ। और ये देश और दुनिया देखेगी कि देश कैसे बर्बाद होता है, देश कैसे बर्बाद होता है। बहुत सही। कहां जाएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कहां जाएगा मार्केट, कहां जाएगा 8,500 रुपए, कहां जाएगा एमएसपी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, कहां जाएगा सिलेंडर और कहां जाएगा पेट्रोल, फट के हाथ में आ जाएगी। बस सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को इस टाइम वो काम करना है कि जब सिचुएशन बिगड़े तो ऐसा काम कर जाओ जिसकी लोगों ने जिस चीज की तुमसे अपेक्षा ही नहीं की हो, जिसको बोला जाता है आउट ऑफ बॉक्स। अगर बनाना चाहते हैं तो बना लें। जैसी भाई 29 में फिर जाना है, फिर ऐसी सरकार बनाकर 29 में जाना है। अगर ऐसी सरकार बनाकर वो सोचेंगे कि इसको जेल में डाल दूंगा, राहुल को जेल में डाल दूंगा, तो बहुत तगड़ा रिएक्शन होगा, जो वीडियो मैंने कल बनाया था। फिर ये नहीं माना जाएगा कि नैतिकता के आधार पर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करी जा रही है। पूरा समाज ये कहेगा कि डर के कार्रवाई करी जा रही है 29 के मारे। भैया कुछ ना कर पाओगे, बता रहा हूं। तो भैया ये सरकार चल नहीं पाएगी।
फिर वो बिगिनिंग ऑफ द एंड होगा भाजपा का, बिगिनिंग ऑफ द एंड होगा योगी जी का, बिगिनिंग ऑफ द एंड होगा एनडीए का, और इनका सूर्य उदय होगा 29 में। इनका सूर्य उदय अभी करवा दो, हाँ, तो 29 का जल्दी। इंतजार ना करो, बंदर बाट में फंस के बहुत नुकसान उठाओगे। तो नरेंद्र मोदी जी अगर बंदर बाट कर 55 अलग सांसदों को लेकर कमजोर लाचार बहुत सही सरकार अटल जी के लोग, क्योंकि बार बार कहेंगे अरे पहले भी तो बनी थी, चली तो थी, अटल जी की तरह और सोनिया जी की तरह, मनमोहन सिंह जी का बनाते हैं, तो भाई मुझसे ज्यादा उम्मीद ना करना, आप लोगों का दिल दुखेगा। क्योंकि मैं अपनी नैतिकता इस एज में बिना किसी स्वार्थ के नॉर्मल रूटीन में रहा तो 20-25 साल बाद मर जाऊंगा, मैं अपनी नैतिकता दांव पर नहीं लगाऊंगा, ये मेरा अटल विश्वास है। पत्थर की लकीर भी नहीं कह सकता, ये लकीर मेरे दिल में, मेरे सीने में खिंची हुई है कि मैं अपनी नैतिकता को दांव पे नहीं बहुत बढ़िया बोला है। और अगर मोदी जी पद छोड़ते हैं, विपक्ष में बैठते हैं, तो मैं अपने आप को समर्पित करूंगा और ऑफर करूंगा, वो मुझे बनाए ना बनाए, क्योंकि मेरा नेचर भी ऐसा है कि लोग अवॉइड करते हैं एंड में मुझको, ठीक है, पर मैं ऑफर करूंगा और पब्लिकली आप लोगों के सामने करूंगा कि मैं ऑफर कर रहा हूं, मैं अगले चुनाव के लिए अपनी ज्ञान को, अपनी वाणी को, अपनी ओरेटरी को नरेंद्र मोदी जी के लिए, भाजपा के लिए समर्पित करना चाहता हूं, नैतिकता और सिद्धांत के आधार पर। लेकिन कुर्सी का शौक, अटल जी वाला शौक, मनमोहन सिंह जी वाला शौक, सोनिया वाला शौक, वो जो गलती की थी राहुल ने और सोनिया ने, आज तक उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। आज तक पूरा भारत पैदल घूम लिया, सारे एक मंच पर आ गए, फिर भी तब भी 100 का आंकड़ा कांग्रेस नहीं पहुंच पा रही। ये उसी की गलती है जो मनमोहन सिंह के बीच में जो बंदर बाट वाली सरकार बनाई थी, लोग आज तक गालियां दे रहे हैं। 29 के बाद भाजपा इस देश में 10 साल 20 साल नहीं आएगी, अगर मोदी जी ने इस बार टूटी फूटी सरकार बना ली। जो भागना है जिसको भागना दो। तो मेरा ऑफर है, अगर टूटी फूटी सरकार बनती है, अगर बीजेपी में गवर्नमेंट में पॉलिसी पैरालिसिस आता है, अगर वन नेशन वन इलेक्शन, यूसीसी, फलाना धमाका, नेशनलिज्म, फॉरेन पॉलिसी, इसमें बीजेपी कुर्सी के लिए कॉम्प्रोमाइज करती है, तो आज से रिजवान अहमद से आप लोग, मैं क्यों बोलूं मैं बीजेपी के खिलाफ रहूंगा, अच्छा काम करेंगे तो उनकी बात बोलूंगा, पर मुझसे ज्यादा उम्मीद ना रखिएगा। निराश करूं तो छोड़ के चले जाइएगा, ज्यादा निराश करूं तो मिशन भारत को कंट्रीब्यूट ना करिएगा। लेकिन मैं भैया रफू तो कर सकता हूं, मैं जीवन में पेवन नहीं लगा सकता किसी के लिए अपने लिए। बहुत बढ़िया। और अगर नरेंद्र मोदी छोड़ते हैं तो मैं अपनी सर्विसेज बीजेपी को एज अ स्पोक्स पर्सन समर्पित करना चाहता हूं। वो एक्सेप्ट करें ना करें ये उनकी मर्जी है, इससे साफ आप लोगों से और कोई नहीं बोल सकता। जय हिंद, वंदे मातरम। पर मोदी जी को बधाई कि 10 साल बाद पूरा विपक्ष एक होकर पूरा अपना आइडियोलॉजी की ऐसी की तैसी कर और हाँ, तक देखे लोगों को, उसको भी लेके चलना है, उसको भी लेके चलना है। देख लिया ना तुम्हें किसने वोट दिया, मोदी जी। बड़ा प्यार बांट रहे थे, समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ भैया। ये ना करा करो, पहले से कह रहा हूँ कि ना करा करो, इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और तुम्हें कुछ नहीं मिला मोदी जी। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा। भाई इनकी वीडियो ये जो देख के ना, इट्स एन आई ओपनर चलने वाला। वो मैं कहीं ना कहीं कहूंगा जो इन्होंने ये बात बोली है, अगर मोदी जी कहते हैं हम, मुझे सुबह मतलब जब मैं सुबह बात कर रही थी, मुझे एक और ने ये चीज बोली थी, अगर ये ओपोजिशन में बैठ, ये कल से ही बहुत मेरे दिमाग में भी चल रहा था, अगर ये ओपोजिशन में बैठते हैं और इनकी सरकार आती है इंडिया अलायंस की, तो आप ये लिख लो कि हर पोस्ट के लिए कितनी इनमें आपस में रंजिशें होंगी और कितने टाइम में स्मूथ चल पाएंगी। और उसके बाद अगर ये सरकार करेगी ब्लंडर बहुत बड़ा, या सही से नहीं चल पाई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भागी अगर इंडिया से, ढंग से नहीं आई, ठीक है, मार्केट अच्छे से नहीं चली, तो आप लिखवा के ले लो मोदी जी के और कुछ कहे बिना लोग समझ जाएंगे कि एंड डेवलपमेंट से देश चल सकता है, ठीक है, इस तरीके से नहीं चल सकता। कितने टाइम 8-8.5 हजार रुपए मिल, जब वो अभी तो हवा में, जब वो एक्चुअल में आएंगे ना लोग भीड़ में सामने, और फिर धीरे धीरे जब लोगों के सामने, फिर धीरे धीरे जब लोगों के सामने आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, इंडिया की शेयर मार्केट गिर रही है, इंडिया का जीडीपी ग्रोथ कम हो रहा है, तो साल भर के अंदर, मैं लंबा टाइम ही कह रहा हूं, फिर वो सरकार वो गिरते हुए दिखेगी, और या फिर ऐसे स्टेज पे आ जाएगी कि राष्ट्रपति शासन या फिर दोबारा इलेक्शन हो। और दोबारा इलेक्शन हो गए तो जो गलती अब की बार लोगों ने करी है, मैं गलती ही कहूंगा बहुत सारे लोगों की,
वो कहीं ना कहीं रियलाइज कर जाएंगे। और हाँ, नो डाउट बीजेपी ने भी ढंग से प्रमोशन नहीं किया, अपना आपका मार्केटिंग नहीं करी, ना सोशल मीडिया पे ना कहीं, वो कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ा है। यूपी जैसी जगह पर जो गढ़ माना जाता था इनका, इन्होंने वहां पर किस तरीके से क्या सीटें कैसे लोगों को दी है, या फिर क्या गड़बड़ हुई है वहां पर, पता नहीं भैया। लेकिन एक चीज हो पता लग गई होगी लोगों को, डिक्टेटरशिप नहीं है, जिस वजह से लोगों ने ईवीएम इस बार नहीं हुआ है, ईवीएम कभी हैक नहीं हुई है, लोकतंत्र कोई खतरे में नहीं है, ठीक है। तो वो चीज है। बाकी ये मतलब भाई क्या बोलूं मैं, तो थे। और ये चीज मैं कहूंगा, घर से बहुत सारे लोग निकले नहीं वोट डालने के लिए, यही सोच के कि बीजेपी आराम से जीत जाएगी, ये लगता है मुझे। और कई लोगों को लगता होगा कि डबल फेस खेल रहा हूं, कुछ नहीं भैया, सीधा बोलता हूं, मैं मोदी जी का फैन हूं, मैं फैन, काम का फैन हूं, उन्होंने काम करके दिखाया। मेरे मुंह से आप तारीफ सुनोगे जब भी, मोदी जी का नाम लेके सुनोगे आप, देश को लेके गए हैं हर तरीके से। और आज भी जिन लोगों को लगता है कि एक्सप्रेस वेज, देश में डेवलपमेंट होने से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने से देश तरक्की नहीं करेगा, जबकि गांव पे लोगों को ही हेल्प करता है, भाई लोगों की भी हेल्प इसलिए हो पा रही है कि कंपनियां वहां पर जा पा रही हैं, वहां के लोगों को रोजगार मिल पा रहा है, देश स्ट्रांग हो रहा है। तो जब देश की तिजोरी कैसे स्ट्रांग होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, देश की तिजोरी स्ट्रांग होगी तो वो लोगों के लिए ग्राउंड लेवल और काम कर पाएंगे। लेकिन अगर आप एमएसपी के नाम पर वोट डाल रहे हो, अग्निवीर के नाम पर वोट डाल रहे हो, आप जातिवाद के नाम पर वोट डाल रहे हो, खटाखट के नाम पर डाल रहे हो, आने वाली जो जनरेशन है ना, उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। बाकी भैया सही है, वोटिंग सबकी राइट होती है। जैसे वही कि अगर जिसने वोट दिया होगा, मान लो इंडिया अलायंस को है, जिसको भी दिया होगा, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। और यही डेमोक्रेसी है कि आप अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिसे कहते हैं, कि हमने अपना बताया, आपने बताया, यही चीज है। लेकिन हमें तर्क वितर्क करते रहना चाहिए, वही एक डेमोक्रेसी की बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।